हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमी पॉइंट। और स्टूडेंट, आज फिर हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ आए बिजनेस स्टडीज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। फ्यूल्स के प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल हैं, 14 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने अपने इस चैप्टर की शुरुआत कर रखी थी। बच्चे, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ्यूल के 4 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। कौन कौन से कर रखे हैं, एक क्विक रिकैप कर ले। नंबर 1 हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है उनके प्रिंसिपल्स का। नंबर 2 हम लोगों ने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रखा है उनके प्रिंसिपल्स का। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन कर रखा है और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कर रखा है। सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ने के साथ साथ बच्चे, हम लोगों ने उनके फायदे और उनको ना फॉलो करने पर, यानी उनके वायलेशंस पे होने वाले नुकसान को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और फ्यूल्स के ही जो 5वां प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस क्लास को और सीधे आप आ जाए पेज नंबर 70 पर, अपने बुक के पेज नंबर 70 पर आ जाए बच्चे। या फिर अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आ जाइए अपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो 5वां फ्यूल्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आप सीधे बच्चे उस पे आ जाइए। चलिए, मैं ले चल रहा हूं आपको स्क्रीन पर और वहां से अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस है जिसको हम लोग आज पिकअप कर रहे हैं। पहला टॉपिक ही हम लोग का यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अब ये क्या होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस? इससे पहले हम लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड भी पढ़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड भी पढ़ा है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड से यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस कैसे अलग है उसके डिस्कशंस भी मैं करूंगा। सबसे पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझा दूं। बच्चे, डायरेक्शंस का आपको मतलब पता होता है दिशा। तो कह रहा है यूनिटी मतलब क्या बोल रहा है कि सारे लोग एक दिशा में चलो। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है बच्चे कि जब हम लोग सारे लोग एक डायरेक्शंस में चलेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एक दिशा में चलेंगे, तो हम सबका एक ही उद्देश्य होगा कि भैया ये चीज हमें प्राप्त करनी है। अदरवाइज अगर हम सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, अपना दिमाग अलग अलग डायरेक्शंस में लगाएंगे, एक कोई कॉमन गोल नहीं होगा, तो क्या लगता है क्या ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो अपने जो मेजर गोल है उसको अचीव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो करेक्ट प्रोडक्शंस कर पाएगा? क्या वो करेक्ट सर्विस दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब ही होता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस के एक गिवन डायरेक्शंस में चले। लेकिन अब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे समझेंगे? आपको पता है बच्चे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कह रहा है कि देखो, हम हर डिपार्टमेंट को एक एक यूनिट मान लेते हैं, हर डिपार्टमेंट को एक एक यूनिट मान लेते हैं। और अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ले सकते हैं। मान लो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वी डोंट हैव मच डिपार्टमेंट्स, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ही हो जाता है। मगर फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग अलग अलग यूनिट मान ले। ठीक है सर, मान लिया, यूनिट हो गए हमारे। अब हर यूनिट का एक प्लान होगा, ध्यान से सुनिएगा, हर यूनिट का यानी हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक प्लान होगा और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, उस यूनिट में काम करने वाले लोग, सारे के सारे लोग उस प्लान के आधार पर चलेंगे। यानी समझिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अगर छोटा है तो, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो बच्चे हर यूनिट का एक प्लान होगा। एक प्लान का मतलब ही है कि एक प्लान के आधार पर जब सारे लोग चलेंगे तो सारे के सारे एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यानी आपको एक लाइन अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है, 1 यूनिट 1 प्लान। कितना बढ़िया लाइन आपको मिल गया बच्चे, एकदम मतलब इससे आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 1 यूनिट 1 प्लान, इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट का, एक डिपार्टमेंट का एक प्लान होगा जिसमें उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर एक व्यक्ति उस प्लान के आधार पर चलेगा। उस यूनिट के प्लान के आधार पर चलने के कारण सारे के सारे एक ही दिशा में जाएंगे। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस होगा। और इससे फायदा क्या मिलेगा सर? बिल्कुल फायदा मिलेगा, यूनाइटेड एफर्ट्स लगेंगे कॉमन चीज के लिए। और जब सब एक ही चीज के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का भी ग्रुप गोल पूरा हो जाएगा बच्चे। तो आप समझ सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एक प्रिंसिपल जिसके अंदर मैंने कहा था
वन सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड में, कि भैया मेरे को जो तुम ऑर्डर दे रहे हो ना, एक ही बॉस से मिलना चाहिए वरना मैं कंफ्यूज जाऊंगा। उसी प्रकार से जब मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं एक डिपार्टमेंट का, एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, ताकि सारे के सारे लोग जो उस डिपार्टमेंट में, उस यूनिट में काम करते हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक प्लान के लिए काम कर सके, एक प्लान के हिसाब से काम कर सके, जिससे वो सब के सब एक दिशा में रहेंगे। और आप यही सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए भी कह सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो उसके परिस्थिति में डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान हम लोग बोल सकते हैं बच्चे। लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस के अंदर वन यूनिट वन प्लान का शब्द का नाम दिया है, एनसीईआरटी ने भी वन यूनिट वन प्लान बोला है, तो हम लोग मान सकते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखते हुए कहा है, तो एक यूनिट का एक प्लान। आइए इसे अब रीड करते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ सिखा दिया मैंने, एक ही दिशा में चलना। और देखिए क्या कह रहा है यहां पर, सारे बच्चे मेरे साथ साथ रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मींस वन प्लान। बस बच्चे इसको ना आप एकदम मतलब निशान लगा लो भाई, कि ये लाइन मेरे जहन में रहेगा, अपने जहन में घोल लो, यानी अपने अंदर उतार लो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दैट इज एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए क्या कह रहा है, अगर देखिए कभी ये यूनिट बोल रहा है, कभी डिपार्टमेंट बोल रहा है, कभी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, मैंने आपको सारा फर्क बता दिया। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे यूनिट्स, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, उनके एक ही प्लान होने चाहिए। तो क्या कह रहा है, ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहां से लाइन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दैट इज अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। बस खत्म खत्म, इससे अधिक तो फिर सिर्फ आप फेंकोगे इसके अंदर। जो मेन बातें थी बच्चे ये यही है। ये देखिए मैंने नीले से हरा कर दिया इसे, पीले से हरा कर दिया इसे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाइल है जो कि यहां पर है। वन यूनिट मींस वन प्लान, यानी एक यूनिट का एक प्लान ही होगा, और दैट इज एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। और वो वन डायरेक्शन क्या है, एक दिशा क्या है, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा जो कॉमन गोल है वो अचीव करना बच्चे। तो बहुत ही सिंपल था। और यहां पर कह रहे हैं हम लोग, इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों, क्योंकि समन्वय बना रहेगा, कई सारे डिपार्टमेंट है। देखिए यहां पर नीचे में उस डिपार्टमेंट वाली बात को कह भी रहा है, कह रहा है ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। वही बात को उसने डिपार्टमेंट वाइज भी बोल दिया कि भैया एक डिपार्टमेंट में, एक यूनिट में जब उनका एक हेड होगा जो कि एक प्लान बनाएगा तो सारे के सारे एक साथ चलेंगे। और दूसरा, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का चीज मेरे दिमाग में रहेगा तो सारे डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली एक दिशा में जाने लगेंगे और कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूरा होने में सब के सब मदद करेंगे। तो एक दिशा में चलने का मतलब क्या होता है, एक प्लान बनाओ। एक डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड रखो जो एक प्लान बनाए। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का एक बनाओ जो कि प्लान बनाए और उसके प्लान के आधार पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक दिशा में चले। तो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। कोऑर्डिनेशन क्यों बोला भाई, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सबके बीच में कोऑर्डिनेशंस, यानी एक हेल्पिंग मोड में रहेंगे, एक सपोर्टिंग मोड में रहेंगे कि चलो इसने ये कर दिया, हम इसको सपोर्ट कर देते, ये पूरा हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन रहेगा जितने भी आपस में वहां पर एम्प्लॉइज हैं बच्चे। तो दिस इज, तो एक आप बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कई बार इसमें एक लाइन यूज किया ना, दैट इज, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए कह रहा है कि वन हेड, तो वन हेड को लगता है सर वन बॉस कह रहा है क्या बच्चे, वो वन बॉस वाली बात तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, यहां नहीं। आप ये मान करके चलिए वन यूनिट वन प्लान, ठीक है सर। आइए ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग देखें सर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या होंगे। सर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या होंगे, सीधा बात है भाई, कई बार बोल दिया मैंने, आपको पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरा, सारे के सारे एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। सबको एक दिशा में, अपने सारे लोग एक चीज के लिए मेहनत करते हुए आप दिखेंगे, तो यूनिफाइड होगा। कोऑर्डिनेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चे कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जितने भी हैं सब के सब आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। तो मैं वो शब्द लिख देता हूं, यहां पर मैं वो शब्द लिख देता हूं ताकि सारे बच्चों को पता रहे। तो मैं यहां पर वो बात लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशंस की ओर लेके जाना चाहता है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो आप भी अपने किताब पर लिख लेंगे कि कोऑर्डिनेशंस की बात यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है। ओके सर, खत्म। तो आज हम लोगों ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस को खत्म कर लिया, लेकिन
अगर ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ सर, वायलेट हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नुकसान भी होगा? बिल्कुल भी नुकसान होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। आइए पेज नंबर 71 पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर बच्चे, कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को तोड़ा तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशंस की कमी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशंस में, सब अपने अपने दिशा में चलेंगे, अपने अपने लिए काम करेंगे। तो भैया इससे क्या होने वाला है? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी हर कोई वेस्ट करेगा कुछ रिसोर्सेस, क्योंकि एक चीज के लिए तो आप काम नहीं कर रहे हो, तो फिर उसके कारण आपके रिसोर्सेस, आपकी मेहनत सब के सब बेकार होंगे बच्चे। और रिसोर्सेज में हर प्रकार का रिसोर्सेज, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका टाइम, सब कुछ बर्बाद होगा अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस फॉलो नहीं किया। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, और कह रहा है डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बस क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन गोल। क्यों? क्योंकि किसी का एक दिशा है ही नहीं, कोई जा ही नहीं रहा एक डायरेक्शंस के अंदर। तो भैया जब एक डायरेक्शंस में ऑर्गेनाइजेशन दिख ही नहीं रहा तुमको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कराना चाहता है, सब अपने अपने मर्जी का किए जा रहे हो, तो फिर क्या है? फिर तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए यहां पर कहा डिफिकल्टी हो जाएगी भाई ऑर्गेनाइजेशंस का कॉमन गोल प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद है यह टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग, और यहां पर जो मैंने जैसे कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप इसे रीड जरूर कर लें, लेकिन इसकी एक जो बहुत अच्छी बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं इसके अंदर से कुछ। जैसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड में, कि दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, यानी एक कर्मचारी का एक ही बॉस, यानी ऑर्डर जो कमांड आ रहा है वो वहां से एक ही व्यक्ति से आए। और यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है बच्चे, दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन यूनिट ऑन वन प्लान। देखिए क्या कह रहा है? हर यूनिट या डिवीजन या ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान यानी एक डायरेक्शन में, एक दिशा में चले। तो ये एक इसका बेसिक फर्क है बच्चे, जो बिल्कुल आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो चलिए बाकी चीजें आप बिल्कुल रीड करेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करेंगे ना बच्चे, तब तक आपको केस स्टडीज पकड़ में नहीं आने वाला है। तो याद रखिएगा, ये सबसे मुख्य जो लाइन थी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अब हम इसके कीवर्ड्स पढ़ लें और फिर इस टॉपिक को टाटा बाय बाय कर दें। अगर केस स्टडीज में कैसे कैसे कीवर्ड्स आएंगे सर, तो हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे केस स्टडीज में हम लोग कीवर्ड्स को देखेंगे। अगर आपको केस स्टडी में बच्चे ऐसे ऐसे शब्द दिखे तो तुरंत बोलना कौन सा प्रिंसिपल है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। जैसे नंबर 1 पर वन यूनिट वन प्लान अगर आपको दिख गया तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट बात है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट तो है हमारे पास बच्चे, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। देखिए ये जो लाइनें यूज करता है ना, एक लाइन से आप नहीं पकड़ पाओगे कौन सा प्रिंसिपल है। जैसे मैंने कह दिया ना यहां पर सारे के सारे एक दिशा में काम करो, तो बच्चे ऐसे कई सारे अभी प्रिंसिपल आएंगे जिसमें आपको ये लाइनें मिलेंगी। यानी इसीलिए कई सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। सिर्फ एक कीवर्ड से आप केस में नहीं पकड़ पाते हो, तो कई सारे कीवर्ड्स ध्यान में रहेंगे तो ही आप पकड़ पाओगे। इसलिए कीवर्ड्स को लर्न नहीं करना है आपको। एग्जाम में ऐसा नहीं है राइट डाउन द कीवर्ड्स। कुछ बच्चे सोचते हैं ना अच्छा कीवर्ड्स वाला टॉपिक है याद कर ले रहा है, ये मोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। कीवर्ड्स आपको केस स्टडीज पकड़ने में मदद करता है। केस स्टडीज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने शायद लेक्चर नंबर 8 और 9 है यूट्यूब पे भी अवेलेबल बच्चे, वहां जाकर के वो देखें, फिर इन सारे चैप्टर्स को करें तो देखिए आपको कितना बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। मैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको केस स्टडीज में लेकर के चलूंगा। चलिए तो हम लोग आज का पहला यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। अब इसके बाद मैं केस स्टडी बिल्कुल भी पिक नहीं कर रहा, ताकि आप रिवीजन्स कर ले, सारे प्रिंसिपल्स कर ले, तब केस स्टडी पिक करेंगे हम लोग, ताकि ये ना पता रहे। अब इसके नीचे मैं आपको केस स्टडी पढ़ूंगा तो आपको तो सीधा पता होगा ना कि सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लग रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लग रहा है, तो सब सारे पढ़ लेंगे और कहीं से कोई केस स्टडी लेंगे तो आप जब पकड़ोगे कि कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, तब आपका दिमाग ज्यादा एक्सपर्ट बनेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, पेज नंबर 71 पे ही बच्चे आपको जो छठा 6th जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ। ध्यान से इसे सुनिए, इतना लंबा लाइन है कुछ बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं। बोल क्या रहा है? कह रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? सबऑर्डिनेट्स का आप शुरू से मतलब देख रहे हो, सुपीरियर मतलब जो ऊपर है,
सबऑर्डिनेट्स मतलब जो नीचे है। तो बच्चे सबऑर्डिनेशंस का मतलब होता है किसी चीज को नीचे कर देना, किसी चीज को दबा देना किसी और चीज से। तो जब सुपीरियर होता है सबऑर्डिनेट्स तो हम कहते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर है, यानी सबऑर्डिनेट्स उनके नीचे है, पहले सुपीरियर देन सबऑर्डिनेट्स। तो यहां सर क्या बोलने वाला है, कह रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब कह रहा है इंडिविजुअल, दो चीज के बीच में लड़ाई है बच्चे, ध्यान से देखना, एक है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक है आपका जनरल इंटरेस्ट। कह रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, हर 10 व्यक्ति जो काम कर रहा है यानी हर व्यक्ति का अपना अपना एक इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट मतलब हित, उसका अपना एक फायदा, अपना एक सोच, अपना एक निजी स्वार्थ होगा। तो कह रहा है निजी स्वार्थ, निजी फायदे, हर व्यक्ति के अपने अपने बेनिफिट्स, इनको दबाओ, इनको सबऑर्डिनेट्स करो, किसके लिए, जनरल कॉमन यानी जिसमें सबका फायदा हो, जनरल आम हित, आम हित यानी जनरली जिसमें सबका फायदा हो उसको सुपीरियर रखो। और किसको नीचे करने की बात कर रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। जनरल का मतलब होता है बच्चे कॉमन, जिसमें सबका फायदा हो, जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा एज अ होल। तो कितने बढ़िया बात बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करना है तो भाई इस प्रिंसिपल का पालन करें जिसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप दबाओ, नीचे करो और किसको ऊपर रखो, जनरल इंटरेस्ट को, आम इंटरेस्ट को, कॉमन गोल को। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं दिस इज कॉमन गोल, जो जनरल मैंने लिख करके रखा है बच्चे, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज कॉमन गोल। तो कॉमन गोल हम लोग समझ करके चलेंगे। यहां पर आइए, यहां पर लिख दें हम लोग कॉमन गोल, कॉमन गोल। तो कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, कॉमन गोल दिस इज। तो आप समझ गए होंगे टॉपिक से भी। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आइए देखते हैं इसके अंदर बोल क्या रहा है। समझाने वाली सारी बातें हम लोगों ने समझा दी, हर व्यक्ति अपना अपना इंटरेस्ट छोड़ो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के इंटरेस्ट की चिंता करो। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है बच्चे ऊपर रखना, टू द इंडिविजुअल्स, कह रहा है टू द इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज, टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉइज। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का जो है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का जो है वो सुपरसीड करना चाहिए, किसके ऊपर रहना चाहिए, जो एम्प्लॉइज और एक एक व्यक्ति अपने विषय में सोच रहे हैं उनके ऊपर रहना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का इंटरेस्ट ऊपर, नीचे कहां, जो भी अपने अपने विषय में सोच रहे हो वो थोड़ा दबा लो भैया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का अगर इंटरेस्ट पूरा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आप सबके अपने अपने तो हो ही जाएंगे, सब अपने अपने बारे में सोचना बंद करो। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव्स, कह रहा है सब कोई अपने अपने एक ऑब्जेक्टिव्स काम करता है, एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबका अपना निजी हित भी है और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का भी हित है। कह रहा है इफ the objective of the individuals are in the same direction of the organization then there is no problem, but if the objective of the groups are in different directions then the manager must try to reconcile the individual interest with the organizational goal. If it is not possible then individual goal must be sacrificed for achieving the organizational goal. जो पूरी लास्ट लाइन बोला ना वही ध्यान रखने वाली बात है। पूरे में क्या कहानी समझाया कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का अपना इंटरेस्ट होता है। तो अगर सबका इंटरेस्ट जो अपना अपना है और ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट है सबका अगर एक ही डायरेक्शन में, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, सब कोई का जो अपना अपना हित है उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाए, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए। तो बच्चे बीच की लाइन महत्वपूर्ण नहीं हो, मैंने अंडरलाइन करा दिया पढ़ने में, जो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं जो लाइन कर रहा हूं, देखिए यहां पर क्या है, द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको यह कहानी नहीं समझानी कि सब पहले से है तो ठीक, आपको यह बताना है कि कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस के कॉमन गोल के अगेंस्ट में है, सबका अपना अपना हित महत्वपूर्ण नहीं रखता, तो भैया पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल को रखो, तब जाकर के अपना अपना सोचो। तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट। चलिए यह टॉपिक भी बिल्कुल हम लोग खत्म कर चुके हैं, उम्मीद है आपको यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और नीचे में बच्चे आते हैं
तो यहां पर हम लोग इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं। क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है? अगेन देखिए, इसमें भी आ गया अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ एक कीवर्ड से आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे कि क्या केस स्टडीज हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और भी चीजों को रखना पड़ेगा। अगला कह रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यस, यहां पर एक अच्छी बात बोला है। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात बोला है कि कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच में कह रहा है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में। तो यह बात नहीं है यहां पर, क्योंकि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। आगे, अगर नहीं पालन किया तो, अगर वायलेट किया तो क्या नुकसान होंगे? नुकसान पड़ते हैं ना। नो अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के आपके कोई भी अचीवमेंट्स नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल नीचे रह जाएगा, सब अपने अपने फायदे के लिए काम करेंगे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को ही बेच खाएं सारे के सारे। चलिए क्या कह रहा है, इवन एम्प्लॉइज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए नहीं सोचोगे, सिर्फ अपना अपना करोगे, कितने दिन सोच लोगे? लंबे समय में ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी, सब कोई अपने अपने नौकरी से हाथ भी धो बैठोगे। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग रन में भैया सिर्फ अपना सोचोगे तो लंबे तौर पर आपको भी नुकसान होगा। तो दिस इज इवन एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन, इस बारे में बता रहा है बच्चे। ओके, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक्स थे, सिंपल सिंपल से इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, वायलेशंस के भी आपके जो भी नुकसान होने वाले वो भी सिंपल थे। कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत अच्छी बात है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी केस को पकड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। हालांकि सारे कीवर्ड्स हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। बहुत अच्छी बात है, अभी अभी पढ़ा इसके ऊपर। While taking the decisions, manager must give priority to the benefits of organization and not to the personal benefit। यही बात मैंने भी आपको बोली कि भैया पर्सनल बेनिफिट को छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को आप डिसीजन लेते वक्त प्रायोरिटी दो। अच्छा, ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल नॉट बाय सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या कह रहा है, खुद का हित कैसे प्राप्त करने की कोशिश करो कि ऑर्गेनाइजेशन का हित अगर पूरा होगा तो मेरा भी हित क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सिंपल बात है। ओके, मैनेजर should not make unfair decision by taking bribes or by giving benefit to their relatives, but decision must be for the benefit of the organization। वही सारी बातें बोल रहा है, किसी एक के भले के लिए मत सोचो, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के भले के लिए मत सोचो, घूस मत लेकर के काम करो भाई कि सिर्फ तुम्हारा भला हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करो। चलो आगे, एम्प्लॉइज must sacrifice their leaves or attending family function if organization need the presence of employee। कह रहा है ऐसा कई बार होगा, ऐसा कई बार होगा जब ऑर्गेनाइजेशंस को आपकी सबसे अधिक जरूरत होगी, उस समय आप छुट्टी पर मनाली घूमने, ठंडी की छुट्टी मनाने, बच्चों की गर्मी छुट्टी मनाने, दादा नानी चाचा पता नहीं कौन कौन रिलेटिव्स के घर घूमने, फैमिली फंक्शन में, किसी की शादी में, किसी की एंगेजमेंट में मत जाओ। ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, उसके लिए आप तैयार रहो। तो ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोझ आपको फ्यूल अपने प्रिंसिपल में बोझ डाल रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर कि तुम ही सोचो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी फ्यूल अपने दूसरे प्रिंसिपल के जरिए एक क्या डाल रहे हैं, एक प्रेशर उनके ऊपर भी डाल रहे हैं कि आप भी अपने एम्प्लॉयज के सोचो। आगे दूसरे हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद आता होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जिसके अंदर कहा गया है मैनेजमेंट जो कमिटमेंट्स करते हो अपने एम्प्लॉयज को पूरा करो। तो फ्यूल ने एक बैलेंस क्रिएट किया है। यहां पर वो इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं कि आप अपने हित के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के हित को रखो। ठीक है बच्चे, तो ये दूसरा आज हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ओर, और देखते देखते हम लोगों ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिए, हम लोगों ने कर लिए टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम लोग आ रहे हैं बच्चे 7th पर, अगले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस। रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे, और कोई भी किताब है तो अगले टॉपिक पर आएंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं रेम्युनरेशंस क्या होता है सर। रेम्युनरेशंस क्या होता है, सैलरीज, कमीशन, बोनस, ये जितनी भी चीजें होती है बच्चे, रिवार्ड जो आप काम करते हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है आपको, सैलरी देता है। मेजर रेम्युनरेशन तो मानो सैलरी है ना, तो मान करके चलिए जो आपके काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस, इस प्रकार की चीजें, वो सब के सब आपकी रेम्युनरेशन होते हैं बच्चे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सैलरी, वेज, बोनस, ETC, कुछ भी जो मिलता है वो सब आपका रेम्युनरेशन है। तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्संस का मतलब क्या हुआ,
मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, अच्छी कहानी सुनाऊंगा आपको। अब सोचो, रेम्युनरेशन मतलब कह रहा है कि सैलरी के ऊपर बात करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहने की कोशिश कर रहा होगा फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन से कह रहा है भाई देखो, जब आप अपने एम्प्लॉय से काम लेते हो ना, ठीक है काम लो, आपने पिछले प्रिंसिपल्स में यह बात कहा कि भाई छुट्टियां छोड़ो, फैमिली फंक्शन छोड़ो आओ, लेकिन आप भी उनके उचित काम के लिए उचित वेतन जरूर दो, उनकी उचित सैलरी जरूर दो। फेयर रेम्युनरेशंस की पॉलिसी फॉलो करने के लिए कह रहा है, अच्छी रेम्युनरेशंस पॉलिसी के लिए फॉलो करने के लिए कह रहा है। बच्चे कह रहा है अगर आप शोषण करते हो ना, किसी से काम ज्यादा लेते हो मगर उसको अच्छा पेमेंट्स नहीं देते हो, उसको अच्छा रेम्युनरेशंस नहीं देते हो, तो वो एम्प्लॉय आपके यहां टिकेगा नहीं, मजबूरी में टिक सकता है। जैसे मान लो बच्चे, आपको ताजा मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे अभी कोविड की सिचुएशंस चल रही है, कोरोना वायरस हर तरफ चल रहा है और उसके अंदर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, जो काम नहीं पा रहे हैं। अब सोचो इसी बीच में मान लीजिए आप घर पे अपने काम वाम कराते हैं, तो कोई झाड़ू पोछा या बर्तन के लिए आपने किसी को रख लिया। सोचिएगा, इससे पहले, कोरोना से पहले झाड़ू पोछा बर्तन का मान लीजिए चलता था 1500 रुपया महीना में। आप अपने अपने शहर के हिसाब से रेट बढ़ा सकते हैं, तो मान लीजिए 1500, एक कॉमन लेके के चल रहा हूं मैं, तो 1500 रुपए मान लीजिए आप पहले देते थे, लेकिन कोरोना वायरस आ गया। मैं एक छोटा सा इंप्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्कुल सेम टू सेम फिट करेंगे। आप ये नहीं कहोगे सर घर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, सेम चीज आप ऑर्गेनाइजेशन पे फिट करोगे। अब सोचो बच्चे, वो जो काम वाला या काम वाली आपके घर आ रही है, आपने कहा कि अरे कोरोना से पहले 1500 देते थे, लेकिन अभी मजबूर है, इसको कहीं काम नहीं मिल रहा, अभी तो मैं इसे 500 भी दूंगा या दूंगी तो वो काम करना स्टार्ट कर लेगा। आपने कहा कि देखो भाई हम 500 ही देंगे, वो व्यक्ति जानता है, आपको भी पता है कि इसके काम का 1500 उचित रेम्युनरेशन है, मगर आप दे रहे हो 500। तो बच्चे आप समझ लेना, अगर वो मजबूरी में आपके यहां काम करने के लिए तैयार भी हो गया, तो इसका लॉन्ग रन में आपको नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है आप खुद सोचो। अगर उसका 500 में नहीं चल रहा होगा घर, तो निश्चित तौर पे दूसरी नौकरी पीछे पीछे ढूंढ रहा होगा वो व्यक्ति। एक दिन जिंदगी में जिस दिन आपको सबसे अधिक जरूरत होगी, वो आपके नौकरी को लात मार करके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चला जाएगा, और उस दिन आपको महसूस होगा कि यार अगर हमने फेयर रेम्युनरेशन पॉलिसी फॉलो की होती, वो सेटिस्फाइड होता, उसे लगता कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उचित दाम मिल रहा है, इसका वेतन मिल रहा है मुझे इसका, तो वो छोड़ करके नहीं गया होता बीच में जिस समय आपको सबसे अधिक जरूरत थी। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को भी फ्यूल करते हैं, भाई फेयर रेम्युनरेशन पॉलिसी फॉलो करो, वरना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज छोड़ेंगे, नए लाओगे, छोड़ेंगे लाएंगे, इससे आपका लेबर टर्नओवर यानी एम्प्लॉय टर्नओवर में बढ़ता रहेगा, जिससे बहुत समस्या होने वाली है। आइए इन्हीं बातों को पढ़ते हैं बच्चे। क्या कह रहा है, फटाफट रीडिंग करते हैं हम लोग। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल employees in the organization must be paid fairly or adequately to give the maximum satisfaction। क्या बात बोल दिया, कह रहा भाई फेयरली और एडिक्वेटली उन्हें पेड किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, एक मोरल भी सेटिस्फैक्शन मिले। चलिए आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है द एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो कम से कम एक उचित स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। यस, इसको भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा उनको सेटिस्फाई करने में ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ही डूबो ले। उचित दीजिए। रीजनेबल का मतलब ये कहीं नहीं होता ज्यादा, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, जितना काम ले रहे हो उसके लिए उचित, यानी ऑर्गेनाइजेशन के भी हित में होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि अपने चाचा के लड़के को एम्प्लॉय बना दिया और सैलरी 2 लाख रख दी और फिर बाद में घर जाकर कहते लाओ तुम्हारी 2 लाख रख दिया, 50,000 हमको दे दे रहा। ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पेइंग कैपेसिटी में भी हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी उसे पे करने में सक्षम हो। तो बच्चे याद रखिएगा, फेयर वेज का मतलब होता है, रीजनेबल वेज का मतलब होता है उचित, जो रीजनेबल है, जो वाजिब है वो दीजिए, वो फॉलो कराइए इनको। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। तो कह रहा हूं वाजिब को पकड़ने का तरीका क्या है सर, कैसे पकड़ेंगे कि वाजिब सैलरी क्या है, रीजनेबल सैलरी क्या है। तो बच्चे इन दोनों बातों का, तीनों बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रीजनेबल के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास वो पैसा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास है ही नहीं तो भैया ज्यादा काम भी मत लो और फिर ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बोल रहा भाई आपके कैपेसिटी में भी हो, ऑर्गेनाइजेशन को दबाकर ऑर्गेनाइजेशन का जबरदस्ती रिसोर्सेज निकालने की बात रीजनेबल नहीं कह रहा। दूसरा, आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा
कि मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की मिनिमम वेज एक्ट, कम से कम इतनी सैलरी तो देनी चाहिए। और कम से कम के साथ साथ मैं बोलूंगा बच्चे, जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काम करने में, कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, उनके लिए ध्यान होना चाहिए। यानी जितना आप काम ले रहे हो उचित रीजनेबल सैलरी आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अगला, द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर। यस, आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स कितना दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने बता दिया, आप दोगे 500, वो कोई और देगा उसको 1000 1200, वो निकल लेगा आपको छोड़ करके, आप दिक्कत में आ जाओगे। तो फिलहाल आपको फेयर एंड रीजनेबल यानी एडिक्वेट रेम्युनरेशंस देना है। कोई पूछ देता है कि एडिक्वेट कैसे डिसाइड होगा, तो आपको ये 3 बात बोल देना है कि भैया जो उनके उचित काम है, यानी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए अच्छा हो, जो सरकार ने कम से कम वेतन देने का नियम बनाया वो तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, हम लोग ये देखेंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, तो उतना भी कम से कम दो, वरना छोड़ करके निकल लेगा। तीसरा, आपको किस बात में, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी भी है कि नहीं देने की, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस इज फेयर। आकर के देखेंगे इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे बच्चे, इंप्लॉइज गेट मोटिवेटेड। कह रहा है एक बार अच्छा सैलरी उनको दिया ना तुमने, एक बार उनके काम के लिए जो वाजिब सैलरी दिया ना, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। मोटिवेटेड फील होंगे तो कितने मेहनत से काम करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुत मेहनत से। आगे, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज इंप्रूव्स। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो ज्यादा डिवोशन से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। ये सारे फायदे आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर। ओके, और नहीं फॉलो किया तो, नहीं फॉलो किया तो देखिए उसके नुकसान। इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉइज। टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब होता है बच्चे, आओ जाओ, पुराने एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के भागेंगे, आप नए नए को लाएंगे सस्ते पे। लेकिन आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टाफिंग, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा बच्चे कि बार बार एम्प्लॉय जब छोड़ छोड़ के जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, और नए एम्प्लॉयज आते हैं, तो बच्चे उसमें नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बात याद रखिएगा। तो उसके भी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब छोड़ो पकड़ो, नया पकड़ेगा पुराना छोड़ेगा, छोड़ो पकड़ो। मैं शॉर्ट में यहां पे लिख सकता हूं, तो आपके लिए मनोरंजक लाइन होगा, छोड़ो पकड़ो। तो ये लगा रहेगा, पुराना भागेगा छोड़ेगा, नया वाला एम्प्लॉइज पकड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ऐसा चलता रहेगा। चलिए आगे चल रहे हम लोग। डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। यस, डिससेटिस्फैक्शन और डिमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज लगा रहेगा बच्चे, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, पूरे डेडिकेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और इनके कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चे। रेम्युनरेशंस कैसे पकड़ेंगे सर केस स्टडीज में, क्या क्या लाइनें हमें देखनी है, तो कीवर्ड्स इसलिए हम लोग पढ़ करके चलते हैं। जैसे ही आपको केस स्टडी में दिखे फेयर रेम्युनरेशन एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी, जैसे दिखे समझ जाइए ये रेम्युनरेशंस वाला प्रिंसिपल है। फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉइज कैन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली लाइन दिख जाए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, समझ लीजिएगा रेम्युनरेशंस वाला प्रिंसिपल है। विद इंक्रीज इन प्रॉफिट प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉइज सैलरी। भाई ये सैलरी और वेजेस जैसे आ रहा है ना, तुरंत पकड़ लो। क्या पकड़ लोगे कि भैया इसमें लग रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्युनरेशन, शेयरिंग ऑफ गेन्स विद द एम्प्लॉइज। यस, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है तो उस फायदे का थोड़ा हिस्सा बोनस के तौर पर एम्प्लॉइज को भी पास ऑन कर दो। तो ये सारी लाइनें जैसे आपको दिखेंगी आप समझ जाना आ गया रेम्युनरेशन। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। चलिए इसको हम लोग क्योंकि अभी नहीं डिस्कस कर सकते तो लेटर ऑन का निशान लगा रहे हैं बच्चे, इस पे हम लोग लेटर ऑन, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड तो वहां से ये मैचिंग होगा, और वहां मैं वापस से लाख बोलूंगा जा करके देखो फियोल ने इसी पर क्या प्रिंसिपल कहा था। चलिए, पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी आउट ऑफ फॉर्म, बस सारा बात पढ़ लिया है, तो ये लर्न नहीं करना होता है, अपने दिमाग में चलाना होता है बस। Employees are not working only for the happiness in the organization, they are also working for remunerations। क्या बात बोला, सिर्फ खुशी के लिए काम नहीं करते। यानी क्या लगता है बच्चे, सिर्फ जाएंगे अरे यार मजा आता है, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एक शांति मिलती है, एक लगता है कि हाँ हम बेरोजगार नहीं हैं, हमें खुशी मिल रही है इस बात की कि हम बेरोजगार नहीं हैं और इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सैलरी मिले ना मिले। अरे क्या बात करते हो, इसके लिए कोई काम करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, पैसे के लिए भी जाते हैं, यानी एक संतुष्टि तो मिलती ही मिलती है, साथ में पैसे की भी ख्वाहिश होती है। तो रेम्युनरेशंस का बहुत महत्व है। तो भैया फेयर रेम्युनरेशंस देते रहो, एम्प्लॉइज को खुश करते रहो और ऑर्गेनाइजेशंस एक अच्छे तरीके से चलाते रहो। तो इस सारी बातें बच्चे आपको ध्यान में रख करके चलनी है। हमने 7th प्रिंसिपल्स को भी कवर कर लिया, यानी 14 में से 7 खत्म, आधा, बधाई हो, आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चे।
और उम्मीद है आपको याद भी हो रहा है सारा चीज। तो सिर्फ कहानी नहीं सुनते हम लोग, पढ़ते हैं तो याद भी करने की जिम्मेदारी। केसेस कराऊंगा ना तो आपको नानी नहीं याद आनी चाहिए। नानी अक्सर वैसे कोरोना में कई बार आपने अपने नानी को याद कर लिया होगा, मगर फिर भी चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे, और अगले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो 8th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, तो ये लीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे केंद्रीयकरण, हिंदी में बोल रहा हूं, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसका उल्टा होता होगा, उसकी हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा। तो केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पावर, सब कुछ किसी एक के आसपास, सारे पावर्स, सारी अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति के हैंड्स में या किसी एक जगह पर जाकर के जब टिक जाए, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सारे डिसीजन कहां से चलेंगे? यहीं से चलेंगे। नीचे काम करने वालों के पास कोई भी पावर नहीं है, और है भी तो बस सिंपल सिंपल सी नहीं है मान करके चलो। बच्चे, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद इन फ्यू हैंड्स, यानी पावर, ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग, जो उनके पास क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी, विल रिमेन इन फ्यू हैंड्स, विल रिमेन इन फ्यू हैंड्स, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है। वो होंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तरस रहे हैं, कोई उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इसको कहते हैं बच्चे हम लोग सेंट्रलाइजेशन। और सर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता होगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे सिस्टमैटिक डिस्बर्शन, या कह सकते हैं डिस्बर्सल, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कह रहा है हर लेवल पर थोड़े थोड़े पावर्स होने चाहिए जो वो डिसीजन मेकिंग ले सके। यानी एक ही व्यक्ति सारा कैसे डिसीजन ले सकता है? उसके पास इतना समय नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस खराब हो जाएगी, और नीचे के इंप्लॉइज मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। उनको लगेगा यार सारा कुछ तो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रहा है, हमें तो कुछ डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है। तो बच्चे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारा पावर, ऑथोरिटी किसके पास, डिसीजन मेकिंग कहां से चलेगी? टॉप लेवल से। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में हम पावर को बांटेंगे, ऑथोरिटी को बांटेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग पावर को बांटेंगे। तो आपको मैं यह प्रश्न पूछता हूं, बताइए आपके नजर में क्या अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? और जैसे मैंने ये बात बोला होगा ना, मैक्सिमम आपके ध्यान में गया होगा, आप यस बोलेंगे वहां से बैठे बैठे, वो सिक्स्थ सेंस से मेरे कानों तक आएगा आवाज। आपने बोला होगा सर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या ना बड़े इमोशनल हैं, हम लोग बहुत ही मतलब इनोसेंट दिल वाले। हम लोग को लगता है नहीं नहीं सबके पास पावर होना चाहिए, सबके पास पावर होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि डिसेंट्रलाइजेशन ही बहुत अच्छा है और सेंट्रलाइजेशन खराब है। नहीं, फ्योल ने भी यही बात बोली बच्चे, नहीं, कहता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का महत्व है। क्यों महत्व है? इसलिए महत्व है बच्चे क्योंकि जिन जिन क्रिटिकल मुद्दों पर, जहां दिमाग लगना है, जहां क्रिटिकल है, कॉन्फिडेंशियल मुद्दे हैं, बहुत ही यूनिक मुद्दे हैं, उन पर टॉप मैनेजमेंट को ही डिसीजन लेना चाहिए। अब कंपनी को हम नए प्रोडक्ट्स बनाएं कि नहीं, कंपनी का एक्सपेंशन करें कि नहीं, ऐसी ऐसी बातें क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएंगे जिनको पता ही नहीं है? आप खुद सोचो, क्या एक क्लर्क ये डिसाइड कर पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर के एक कोई कोलैबोरेशन करना है, कोई पार्टनरशिप करना है, कोई इनके साथ मर्जर करना है, जॉइंट वेंचर करना है, आगे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, नए नए प्रकार का प्रोडक्ट लाना है? ये नहीं कर पाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते डिसेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है। फ्यूल भी यही बात बोल रहा है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के काम होते हैं। उन तरीकों के काम के लिए जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, ऐसी चीजों के लिए डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। यानी उन कामों के लिए सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सारे काम तो कॉन्फिडेंशियल नहीं होते ना। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें टॉप मैनेजमेंट अगर उलझा रह गया तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उनको फ्री करें और वो सारे काम मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी दें। यानी ऐसे काम जिसमें मिडिल और लोअर लेवल भी अच्छे से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, उनका भी इंप्रूवमेंट होगा, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है बच्चे, ऐसी जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं जो काम जिसके लिए सही है
उस हिसाब से काम करो। जहां क्रिटिकल, कॉन्फिडेंशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप कह रहे हो, जहां पे टॉप मैनेजमेंट है, वहां सेंट्रलाइजेशन, और ऐसे काम जो कि मिडिल और लोअर भी कर सकते हैं, अच्छे इंप्लॉइज हमारे पास, तो वहां उन कामों के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। यानी दोनों का बैलेंस बनाता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों को बैलेंस बनाने की बात कह रहे हैं बच्चे हमारे फियोल। आइए पढ़ते हैं उन्हीं बात को, यानी याद रखिएगा बैलेंस, बैलेंस, नाइदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नॉर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। आइए इन बातों को पढ़ते हैं हम लोग। और यहां पर कह रहा बच्चे, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। वही बात इन्होंने बोल दिया बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर्स एट द फ्यू हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल। आगे क्या कह रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को कह रहा है बच्चे मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारे लेवल ऑफ पावर पे बराबर बराबर बांट दो। चलिए अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्यूल प्रिंसिपल, देखिए क्या कह रहा है, कंपनी, ये लाइन मुझे पढ़ानी थी, कंपनी मस्ट नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड, कह रहा है कंपनी सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए दोनों के बारे में उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने दोनों के बारे में मना किया, कहा ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइज ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज। देखिए आगे क्या कह रहा है, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, नेचर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क ऑल्सो, नेचर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क ऑल्सो, वर्क ऑल्सो, आप याद रखिएगा, काम भी देखना। यानी अगर आपको लगता है मैं नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे भी कमेंट कर दूं, मैंने काम पर तो कमेंट कर दिया, नेचर और साइज पे कर दूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बच्चे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो क्या लगता है सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है सर। सर छोटा ऑर्गेनाइजेशन में सबको कितने कितने 4 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं तो सबको कितना करोगे? तब तो आराम से टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे डिसीजन ले सकता है। यानी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाह करके भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख सकता, उसका समय ही नहीं होगा, वो फेलियर हो जाएगा। तो वैसे जगहों पर बच्चे जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो तो फिर क्या करना है आपको? तब तो भैया आपको अपने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको काम भी ध्यान रखना है, किन कामों के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन, किन कामों के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिटिकल, कॉन्फिडेंशियल, इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ वर्क के लिए सेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी, और जिसमें मिडिल और लोअर भी सक्षम है उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशंस। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन can be well organized and managed with the centralized technique, कर सकते हैं, but in large organization there is need of decentralization. Secondly, if the employees are efficient and competent, कह रहा है अगर हमारे employees नीचे के लोग भी efficient और competent हैं, then they can be trusted having decentralization. कह रहा है अगर हमारे employees trusted हैं, बहुत ही सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो भी हम डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बट इफ द एम्प्लॉइज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड and are less in number then there must be centralization। देखिए कह रहे हैं हर जगह अलग अलग काम, अलग अलग सोच, अलग अलग परिस्थितियों में आप अलग अलग चीजें फॉलो कर सकते हो। आगे कह रहा है फ्यूल एडवाइज नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कह रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको यही लिखना है पूरा ना तो सेंट्रलाइजेशन, पूरा ना तो डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों को फॉलो करके चलना है बच्चे हम लोग को। ओके सर बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स आपको पता है बच्चे, बेनिफिट्स आपको पता है, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा, दोनों का स्वाद चखेगा ऑर्गेनाइजेशन। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल, जो नीचे के लेवल हैं, मिडिल लेवल हैं, ये फास्ट डिसीजन ले पाएंगे, वेट नहीं करेंगे अरे ये भी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा, वो भी डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर जरूरी होगा वहां स्ट्रिक्ट कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जहां जहां, क्योंकि हमने बांट रखा है ना किस एरिया में सेंट्रलाइजेशन, किस एरिया में डिसेंट्रलाइजेशन, तो जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत है वहां वो लेता रहेगा। दोनों के फायदे मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं जी हम तो या तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखेंगे या तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज, तो सेंट्रलाइजेशन रखा तो नीचे के लोग चलने नहीं देंगे। कह रहा है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट डिले इन डिसीजन, क्योंकि पूरा का पूरा डिसीजन टॉप लेवल डिसाइड करना है, तो लेते 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 डिसीजन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतना लेट हो जाएगा कि सब डिलेड हो जाएगा। और अगर आपने कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन किया तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, फिर नीचे के लोग उस पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं क्योंकि सारा पावर आपने बांट रखा है। तो भैया कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों होना चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, आप एक बार रीड करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच के अंतर को। हालांकि इसके ऊपर हमें आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ना भी है बच्चे।
चलिए अब हम लोग कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स में क्या है, कह रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कीवर्ड्स। बच्चे इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर दिख गया, क्या दिख गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, समझ लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। अगला, की डिसीजन शुड बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यस, वो वाली बात जो मैं कह रहा था वो यहां पर है, कह रहा है की डिसीजन जो होंगे वो टॉप मैनेजमेंट लेंगे एंड रूटीन डिसीजन कैन बी टेकन बाय द मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल। तो वो भी डिसीजंस ले पाएंगे रूटीन डिसीजन से रिलेटेड। तो ये बच्चे थे हमारे 8वां प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बातें कर ली। बच्चे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चे अब हमारे पास थोड़े ही प्रिंसिपल और रह गए हैं, 6 और प्रिंसिपल रह गए जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उम्मीद है टिल 8th प्रिंसिपल आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे और समझ करके, रिवाइज करके, याद करके अपने ध्यान में रखोगे बच्चे, क्योंकि केस स्टडीज करेंगे तो आपसे सीधा लाइव क्लास के अंदर आपके साथ मैं केस स्टडीज डिस्कस करूंगा बच्चे। इसलिए याद रखिएगा इस बात को, आपको बहुत ईमानदारी से यहां तक पढ़ना है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। कोई डाउट होता है एप्लीकेशन चैट पर भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, जैसे भी भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप करिए और अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।